बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अगर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे पहले जो टर्म जीनोम है उसका हमारे पास क्या मतलब है, यानी कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ जीन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम यानी ह्यूमंस को जीन को यहाँ पे क्या किया गया है, स्टडी किया गया है। ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में ह्यूमन के तमाम जीन्स को स्टडी किया गया है। ये 1990 से 2003 तक का प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें ये 13 इयर्स में कंप्लीट हुआ था। वैसे जो है वो इसका अंदाज़ा 15 साल का लगाया गया था, लेकिन ये कितने अरसे में कंप्लीट हो गया था, 13 साल में कंप्लीट हो गया था। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1988 में, ठीक है, क्योंकि ये 1990 में इस पे काम होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन जो इसके बारे में सोचा गया था वो 1985 से ही सोच लिया गया था। तो 1988 में जो है, जैसे 1970 तक तमाम जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं, जैसे जीन सीक्वेंसिंग है और इसी तरीके से फिंगर प्रिंटिंग, ये सारे प्रोसेस पीसीआर वगैरह जो है वो के यहाँ पे ह्यूमन का जो जीनोम है उस पे भी पूरी रिसर्च होनी चाहिए। तो 1988 में जो है वो 2 डिपार्टमेंट्स थे हमारे पास, 2 इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने फ़ंड देने का जो है वो बोला था कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड देंगे। तो ये हमारे पास इंस्टीट्यूट हैं फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी DOE और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन USA। ठीक है, ये 2 हमारे पास क्या हैं, इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने फ़ंड दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था। तो इसके लिए जो है वो फ़ंड जो है 1988 में देने का उन्होंने कहा। तो यहाँ पे जो हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है USA के अंदर, उसी में एक मज़ीद जो है वो बनाई गई एक NHGRI यानी नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी का पार्ट है। वो बनाया गया, वाज फाउंडेड इन 1989 के अंदर। इसका क्या मकसद था कि ये जो ह्यूमन जीनोम है इसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, कि इसका जीन्स का जो है वो हेल्थ में डिफरेंट डिजीज़ काज करने में इसका रोल क्या है। ठीक है, इसका ये मकसद था। और उसके बाद IHGC इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम कंसोर्टियम, जब ये जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जब ये इसके बारे में जो है वो सबको पता चला तो बहुत से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कोलैबोरेशन यानी शिरकत करना चाहिए इसमें, इस प्रोजेक्ट में। तो ये क्या है, IHGC यानी कंसोर्टियम बन गया कि कोलैबोरेशन ऑफ साइंटिस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के तमाम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसमें क्या करना चाहिए, शिरकत करना चाहिए। इसका जो बजट एस्टिमेट किया गया वो $3 मिलियन है। ठीक है, बजट इसका। और इसके गोल्स की बात करें तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसमें क्या है हमारे पास, इसके क्या गोल्स थे, जैसे ये 1999 में हमारे पास क्या हुआ था, सबसे पहले इस पे काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन सोचना कब से स्टार्ट हो गया थे इस पे, 1985 से। 1988 में फिर फ़ंड देने का उन्होंने बोला कि फ़ंड जो है 2 इंस्टीट्यूट ने दिया। फिर मज़ीद ये जो NHGRI है ये इसी का पार्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन USA। ठीक है, तो ये इसका मकसद क्या था कि ह्यूमन जीनोम को अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसका क्या जीन्स का रोल है डिजीज़ में और हेल्थ में। फिर 1990 में क्या हुआ कि ये कंसोर्टियम बन गया जिसमें डिफरेंट वर्ल्ड से जो है वो साइंटिस्ट ने इसमें शिरकत करना चाहिए। ठीक है, अब इसका जो है वो मकसद क्या था, गोल्स क्या हैं इसके, टू कंस्ट्रक्ट द जेनेटिक मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम, के एक जो जीनोम है उसके अंदर या ह्यूमन जीनोम है, ठीक है, उसके अंदर कितने जीन्स हैं, कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और वो किस किस लोकेशन पे पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जीन जो है वो किस लोकेशन में पाए जाते हैं। इट्स एम इज़ टू शो द सीक्वेंस ऑफ जीन्स अलोंग द लेंथ ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम। इसका मकसद क्या था कि जीन्स किस तरह से जो है वो ह्यूमन क्रोमोसोम के साथ अरेंज हुए होते हैं। DNA सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर 22, जो क्रोमोसोम नंबर 22 है, सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है, उसका जो DNA सीक्वेंस है वो कब कंप्लीट हुआ, 1999 में। ठीक है, इसका कंप्लीट हो चुका था। फिर ये कहना जो है वो फर्स्ट टाइम पॉसिबल हो गया था कि किस तरह से जीन्स एक क्रोमोसोम के
साथ जो है वो की लेंथ में अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। और जो रफ़ सा एक एस्टिमेट इसका पब्लिकेशन इसकी 2001 में हो गई थी, ठीक है। और जो क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें मिली, जो 2001 में पब्लिकेशन उसकी हो गई थी, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। बायोलॉजी में फ़र्स्ट टाइम इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी सीक्वेंस के बारे में मिली थी, जो कि 25 गुना ज़्यादा जो है वो लार्जर थी किसी भी अदर सीक्वेंस से। तो मैप ऑफ क्रोमोसोम इज़ इनकम्प्लीट, यहाँ पे भी क्या है, मैप ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि ये बुक जो है वो बहुत पुरानी लिखी हुई है, इसमें चीज़ें जो है अब जो है वो अब के लिहाज से बहुत ज़्यादा चेंज लिखी हुई हैं। तो मैप ऑफ क्रोमोसोम यानी तब तक जो है वो हमें नंबर ऑफ़ पता चल गए थे कि कितने जीन्स मौजूद हैं, ठीक है, क्रोमोसोम में, लेकिन ये पता नहीं चला था कि जो है वो किस लोकेशन में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये बुक पुरानी है, लेकिन अब जो है वो न्यू रिसर्च के मुताबिक ये सब कुछ जो है वो मालूम हो चुका है। तो ये जो है वो थोड़ी पुरानी लिखी गई किताब है, तो इसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से लिखी हुई है कि यहाँ तक हमारे पास क्या मालूम हो चुका है, उसके लोकेशन मालूम नहीं हुई, बल्कि नंबर ऑफ़ जीन्स क्या हो चुके हैं, मालूम हो चुके हैं। दूसरे गोल की बात करें तो ये कंस्ट्रक्ट बेस मैप, यानी कि जो इसमें हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या है, एक जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या है, इसको देखते हैं। तो 3 बिलियन बेस पेयर्स ह्यूमन जीनोम में जो है वो पाए जाते हैं। अगर इसकी बात करें तो जैसे हम 500 वर्ड्स का एक पेज लेते हैं, फिर एक इस तरह के एक पेज से 1000 पेज बनाते हैं और फिर एक बुक बनती है। इसी तरह 500 न्यूक्लियोटाइड्स का एक पेज अगर बन रहा है, तो इस तरह के 1000 पेज लें तो एक बुक बनती है, ठीक है। तो हमें 200 वॉल्यूम्स इस तरह के चाहिए। डीएनए, हमारा जो डीएनए है उसकी इन्फॉर्मेशन को लिखने के लिए हमें 200 वॉल्यूम्स चाहिए, इस तरह की 200 बुक्स चाहिए, यानी इतना ज़्यादा वास्ट डाटा है इसका, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।